वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम आगे एक और टॉपिक करेंगे वर्क पावर और एनर्जी के अंदर, जिसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोला करते हैं। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? देखिए, आपने वर्क का तरीका एफ डी एक्स का इंटीग्रल सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लिया, और पोटेंशियल के लिए आपने एम जी एच या हाफ के एक्स स्क्वायर आपने वैल्यू सीख ली। लेकिन इन सब के अंदर एक बात बड़ी क्लियर है कि आपके पास फोर्स, देखिए जितने हाफ एम वी स्क्वायर का प्रिंसिपल है एम जी एच का, उसमें आपने फोर्स कांस्टेंट लगाई है। और अगर आप एफ डी एक्स कर रहे हैं तो आपके पास एफ जो है वो एक्स के टर्म में दिया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम वहां काम आती है, वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी यूज कर लेंगे, लेकिन वहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है जहां पर आप ये पाएंगे कि फोर्स बदल गई है या फोर्स का कोई आपको डेफिनेट रिलेशन नहीं पता है। उस केस में इस वर्क एनर्जी थ्योरम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, फिर जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे तब हमारे पास आएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे यूज कर रहे हैं। आइए सबसे पहले तो हम ये समझे कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। कहता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। किसी भी नेट फोर्स ने कितना भी काम किया वो उसकी एनर्जी में बदलाव ले आएगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन इस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं लेते हैं। आइए थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अगर कांस्टेंट फोर्स है, जहां पर फोर्स कांस्टेंट है, बिना कहे हम लोग मास पहले ही कांस्टेंट लेते हैं। फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब ध्यान देना, जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, हमारे पास काइनेमेटिक्स की वो तीन इक्वेशंस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस और यू प्लस ए टी, ये तीनों इक्वेशंस को आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप एस एनथ वाले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम नहीं आएगा। तो कांस्टेंट फोर्स में हम निकालते हैं, हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से प्रूव करेंगे। देखिए, अब अपने को मालूम है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस है, क्योंकि आपने पहले ही कांस्टेंट बोल दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गई, तो आपको मालूम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए, सब आप यूज कर सकते हैं। अब इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एम एस आ जाएगा। हमने यहां डिस्टेंस को डी कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस शायद एस से आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, इसलिए डी कर दिया। अब हमने क्या किया, देखिए इस m को दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा मैं पहले। अब एम ए क्या है, आप देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस, एम ए फोर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैंने अगर हाफ से डिवाइड कर दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, एफ इंटू डी के, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वर्क कहा करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है, विच इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और राइट साइड पे वर्क के बराबर आ गया। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। इस थ्योरम में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, जब वो होगी तो वो भी एक्स्ट्रा यूज हो जाएगी। तो ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये इसका यूज हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास इससे देखिए आ गया के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ये किसके बराबर है, वर्क डन का। यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थी। चलिए अब इसके आगे, ये है कांस्टेंट फोर्स के लिए, और जो वेरिएबल फोर्स है उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना है, वो आपके सामने करके अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। आइए,
प्रूफ फॉर वेरिएबल फोर्स विच इज देयर विद यूजिंग कैलकुलस। अब आपके एग्जाम में कभी लिखा जाएगा यूजिंग वेरिएबल फोर्स या यूजिंग कैलकुलस, दोनों केस में आपने यह डेरिवेशन करना है। अब हमारे को मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं तो आपको मालूम है d/dt हाफ mv² मुझे करना पड़ेगा। मास मेरे पास कांस्टेंट है, हाफ मेरे पास कांस्टेंट है। मास मेरे पास कांस्टेंट है, हाफ मेरे पास कांस्टेंट है, अंदर d/dt ऑफ v² आ जाएगा। जो लोग थोड़ी मैथ समझते हैं उनको मालूम है v² का डेरिवेटिव 2v dv हो जाएगा, वही हम यहां यूज करेंगे। देखिए m dv/dt कर दिया मैंने। कहां से आप, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, हाफ आपके पास बाहर था और हाफ और v² का डेरिवेटिव 2v dv/dt आएगा, तो वो 2 ऊपर वाले नीचे वाले 2 से कट गया और हमारे पास mv dv/dt आ गया, ये dk/dt है। अब ये किसके बराबर हो गया, देखिए dv/dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो ये बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ इंटू, अब वेलोसिटी को मैंने फिर क्या कर दिया dx/dt, इसको dx/dt कर दिया गया, तो मेरे पास dk/dt बेसिकली f इंटू dx/dt के बराबर आ गया। अब इंटीग्रेट हम दोनों को करेंगे विद सम लिमिट्स। आइए, हमने क्या किया, dk को मतलब dt दोनों साइड से माइनस कर दिया मैंने, dt दोनों साइड से उड़ा दिया, मतलब इसका dt और ये वाला dt उड़ा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया dk और इधर f dx। अब dk का इंटीग्रल विल बी k फाइनल माइनस k इनिशियल, और f dx का इंटीग्रल f फाइनल मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये देखिए क्या बना, kf माइनस ki, तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन। समझ गए आप लोग ये? तो इस तरीके से पिछला वाला प्रूफ था, उसमें हमने क्या किया था आप ध्यान दीजिएगा, उसमें हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम सीधा उसका फॉर्मूला लगा सके थे। लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें वेरिएबल फोर्स लगाई, एफ वेरी कर रहा है, एफ टाइम के कंपैरिजन में कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ v² का डेरिवेटिव 2v dv/dt बन सकता है, उसको हमने ले लिया, और dv/dt को हम एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, तो दैट इज f कर दिया। मतलब हमने कहीं पर भी ये नहीं माना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको dv/dt को ma कर दिया और फिर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास आ गई वेरिएबल फोर्स के लिए। तो आपने दोनों इक्वेशन कर ली, एक आपके पास एक टाइप की फोर्स में विच इज कांस्टेंट, दूसरी हमारे पास वेरिएबल फोर्स में थी। आइए नेक्स्ट चलें। अब हम आते हैं एक और नए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कोलिजनिंग। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंजर्वेशन और मोमेंटम में कुछ हद तक इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसको देखेंगे। देन इट इज डिफाइंड, this is defined when two bodies collide and remain in contact for negligible time। इसीलिए कोलिजन हमेशा रिजिड बॉडीज का होता है, दो स्प्रिंग का कोलिजन नहीं हो सकता, दो रिजिड बॉडीज का कोलिजन हो सकता है। एक स्प्रिंग और एक रिजिड बॉडी का कोलिजन हम नहीं मान सकते, वो कोलिजन नहीं है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग धीरे धीरे दबाया जा रहा है। तो स्प्रिंग धीरे धीरे दबाने का मतलब कुछ देर में स्प्रिंग दबेगा, तो वो इसमें नहीं होता। इसमें इमीडिएटली होना, बिलियर्ड की बॉल्स मान लीजिए, दो स्नूकर की बॉल्स ले लीजिए, ऐसी कोई रिजिड बॉल्स को हम यूज करें तभी आता है। मैथमेटिकली हम क्या जानते हैं, देखिए अपने को मालूम है एफ डेल्टा टी जे इंपल्स के बराबर होता है, और विच इज एम डेल्टा बी। ठीक, आपको मालूम है इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अब क्योंकि हमने कहा टाइम जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो है। इसका मतलब कोलिजन कोई सा भी होगा, उसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कोलिजन किसी भी टाइम का होगा, आपके पास मोमेंटम हमेशा और हमेशा कंजर्व्ड ही रहना है। टेक्निकली इन एनी कोलिजन द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। लेकिन यहां पर आपने दो बातें समझनी है। एक, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
इसलिए आपने डायरेक्शन को साथ लेकर मोमेंटम कंजर्व करना है। दूसरा, जो दो बॉडीज टकरा रही हैं, टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, उन दोनों बॉडीज का अलग अलग बराबर नहीं होगा, उस सिस्टम का बराबर होगा। मतलब दो बॉडीज हैं तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम टक्कर से पहले क्या है, दोनों बॉडीज का, जिसे हम सिस्टम मानेंगे। फिर वो दोनों बॉडीज बाहर निकल गई टक्कर के बाद, उस समय का मोमेंटम। तो इसके लिए सिस्टम का मोमेंटम आपने कंजर्व लेना है। अब मोमेंटम हर एक में कंजर्व्ड है, लेकिन एनर्जी के लिहाज से हम लोगों के कोलिजन तीन टाइप की है। आइए उनको समझते हैं। अब आपने समझ लिया कि कोलिजन नाम कहते ही हमारे पास मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम माने पहले और बाद का दोनों मोमेंटम, टक्कर से पहले टक्कर से बाद का, और इंडिविजुअल बॉडीज का नहीं है, ये सिस्टम का मोमेंटम है। अब इलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, माने पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है और बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों बिल्कुल बराबर रहेंगी। देयर विल बी नो चेंज। अब कई जगहों पर एनर्जी लिखा होता है। देखिए, एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है, हम बात करें इस समय मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल हमारे पास दो हैं, एक है स्प्रिंग की एनर्जी और एक mgh है। अब ध्यान दीजिए, कोलिजन में mgh तो बदल नहीं सकता, क्योंकि कोलिजन से पहले और कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद हाइट बराबर ही होगी जी। कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद हाइट बराबर होगी, तो mgh का चेंज उसमें हो नहीं सकता। दूसरा, आपने कह दिया कि ये बॉडीज का टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा है, माने डेल्टा टी बहुत कम है, इसलिए वो रिजिड बॉडीज हैं। जो रिजिड बॉडी होती है उसमें स्प्रिंग एक्शन नहीं है, इसीलिए उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो पोटेंशियल में तो चेंज वैसे भी नहीं हो सकता। तो हम बात पूरी मैकेनिकल एनर्जी की करते हैं, तो आप मैकेनिकल कहिए या काइनेटिक बोलिए, बात एक ही, क्योंकि बाकी दो तो चेंज हो ही नहीं सकती है। इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। एक और शब्द है जिसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक। ये किसको बोलते हैं, जिस समय दोनों बॉडीज बाद में स्टिक कर जाती है। मतलब अब सिस्टम में बाद की दोनों बॉडी, मतलब बाद में दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम हो जाती है टेक्निकली, क्योंकि स्टिक कर गई तो दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी, वो आपने लेना है। अब समझ लीजिए आप, देखिए सारे कोलिजन नेचर में इन इलास्टिक होते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ एनर्जी का नुकसान होता है। ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन कौन सा है, आप वो समझिए। ऑलमोस्ट इलास्टिक होता है जो क्रेजी बॉल होती है ना, छोटी सी चमकीली सी, वो बॉल क्या लगभग उसी हाइट तक वापस आ जाती है, उसको जमीन पर आप मारेंगे तो क्रेजी बॉल का कोलिजन लगभग इलास्टिक है। लेकिन याद रखिएगा, परमानेंट इलास्टिक नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो भी रुक जाता है। तो इलास्टिक है, ऑलमोस्ट इलास्टिक, और वैसे तो इन इलास्टिक ही है। और परफेक्टली इन इलास्टिक जिसमें है वो दोनों बॉडीज एक साथ मिल गई हैं। इसी प्रकार एक कभी कभी आप ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी कंप्लीटली लॉस्ट हो गई, काइनेटिक कंप्लीटली लॉस्ट, उसको कहीं कहीं पर टेक्निकली लैंग्वेज में प्लास्टिक कोलिजन भी कहा जाता है। अब वो कंप्लीटली लॉस्ट का क्या मतलब हुआ, आप ये समझिए। मान लीजिए आपने पत्थर को फेंक कर मारा सैंड में, रेत में मारिए पत्थर को, आप दलदल में मारिए पत्थर को या बॉल को, तो दलदल से बॉल वापस नहीं आ सकती, पत्थर सैंड से वापस नहीं आएगा। वो सब लगभग वो कोलिजन है जिसमें सारी एनर्जी लगभग खत्म हो गई है। अब अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज उस बॉडीज की आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, इनिशियल और फाइनल एक ही लाइन में चलती रहती है, तो हम बात करते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन की। वन डायमेंशनल कोलिजन का मतलब होता है अगर एक ही डायरेक्शन में हमारे पास वो रहती है, और अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आर नॉट इन लाइन, लेकिन एक प्लेन के अंदर है, तब ये टू डायमेंशनल कोलिजन कहा जाता है। तो आपने समझा वन डायमेंशन कोलिजन किसे कहते हैं और टू डायमेंशन कोलिजन किसे कहते हैं। आई थिंक यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी।
इसको यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट, और इसका जितना आप उपयोग करें उतना अच्छा है, मेरी मेहनत उसमें सफल होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।